मगर आज शायद श्रेजल तब तक नहीं रुकने वाली थी जब तक उसके पूरे शरीर उसका साथ नहीं छोड़ देते। वहीं दूसरी तरफ आहान जो कि अपने प्राइवेट जेट में बैठे हुए थे, वहीं यशवीर जो कि उनके ठीक सामने बैठा हुआ था। लेकिन इस वक्त आहान और यशवीर में काफ़ी डिस्टेंस था। जहां आहान इस वक्त राइट साइड में बैठे हुए थे, वहीं यशवीर लेफ्ट साइड में। वो इस वक्त सारे डेटास को काफ़ी डिटेल्स में पढ़ रहा था और जैसे ही ईरा से उसने डेटास को ट्रांसफ़र करने के लिए उसे कहा था, ईरा तुरंत ही सारे डेटास को उसकी तरफ ट्रांसफ़र कर देता है और वहीं उस वीडियोस को भी। ईरा जब भी कुछ देखता था उसकी आंखों में वो चीज़ कैप्चर हो जाता था और किसी वीडियो मेमोरी की तरह उसके मेमोरी में सेव हो जाता था। श्रीजल के साथ जो जो कुछ हुआ था, इस वक्त यशवीर वो सारी चीज़ों को काफ़ी डिटेल्स में देख पा रहा था। किस तरह से पहले श्रीजल को पार्थिक, रिया और लिली मिल करके मना रहे थे पार्टी में जाने के लिए, मगर बार बार श्रीजल मना करती जा रही थी। रिया और लिली के मनाने पर श्रीजल आखिर में मान ही जाती है, लेकिन वो चाहती थी कि ईरा भी उसके साथ चले, लेकिन वो तीनों ईरा को अलाउ नहीं करते, स्पेशली पार्थिक तो बिल्कुल भी नहीं। वहीं आगे जो जो होता है, यशवीर अभी तो उन सारी चीज़ों को देखकर उस वीडियो को आहान के पास ले ही जाने वाला होता है ताकि आहान को भी वो सारी डिटेल्स दिखा दे। लेकिन उसके बाद के नज़ारे को देख करके यशवीर के रोंगटे कांप जाते हैं जब तृप्ति ने श्रीजल को अपने साथ ज़बरदस्ती क्लब के अंदर लाया था और उसे ज़बरदस्ती शॉट पिलाने की कोशिश कर रही थी। फिर बाकी बॉडीगार्ड्स जिस तरह से श्रीजल को ज़बरदस्ती उठा करके एक रूम में ले जाते हैं, उसके बाद की वीडियो को देखने की हिम्मत यशवीर की भी नहीं हो पाती और वो तुरंत ही लैपटॉप की स्क्रीन को झटके से बंद कर देता है। वो इस वक्त अपने ठीक सामने आहान को बैठा हुआ देख रहा था। आहान जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे और धीरे धीरे उनकी एंजाइटी लेवल भी बढ़ रही थी। वो बस पानी पी पी करके खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और इस वक्त वो अपने स्क्रीन में सिर्फ श्रीजल की ही फ़ोटोज़ देख रहे थे। जैसे तैसे करके ये सफ़र अब तय हो जाता है और फाइनली वो लोग इंडिया की तरफ लैंड करते हैं। इंडिया में तो अब आधी रात हो चुकी थी, लगभग सुबह होने को आई थी। 3 से इस वक्त 3:30 बज चुके थे। जैसे ही आहान की प्राइवेट जेट रनवे पर लैंड करती है, वहाँ पर पहले से ही आहान के लिए सारी गाड़ियाँ मौजूद थीं। आहान तुरंत ही अपनी गाड़ी में बैठते हैं और अपने मेंशन के लिए रवाना हो जाते हैं। इस वक्त तक तो यशवीर से उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था, जिसकी वजह से यशवीर की जान में अभी तक जान बची हुई थी। लेकिन ये बात तो यशवीर को भी अच्छे से पता थी कि ज़्यादा देर तक वो आहान से नहीं बच सकता और उसे ये वीडियो आहान को दिखाना ही पड़ेगा। आहान जो इस वक्त गाड़ी के पीछे वाले सीट पर बैठे हुए थे, वहीं यशवीर जो कि पैसेंजर सीट पर और उनके अलग से ड्राइवर थे। आहान जो तुरंत ही अपने कोट को निकाल करके गाड़ी के कॉर्नर पर फेंक देते हैं और अपने स्लीव्स को भी ऊपर की तरफ फोल्ड करते हैं। वो कभी अपने बाल को पकड़ते तो कभी अपने गले के पास अपने हाथ को फेरते तो कभी अपने गर्दन के पास अपने हाथों को ले जाते। इस वक्त उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो थोड़ा तेज़ आवाज़ में ड्राइवर से कहते हैं, एसी का टेम्परेचर लो करो। जैसे ही यशवीर आहान की आवाज़ सुनता है, वो घबराते हुए कहता है, सर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सर पानी। आहान जो कहते हैं, मुझे इस वक्त पानी की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी तेज चलवाओ। मगर यशवीर को आहान की हालत के बारे में अच्छे से पता था। उसे पता था कि जिस तरह से आहान इस वक्त रिएक्ट कर रहे हैं, उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती है। वो ज़बरदस्ती आहान को पिल्स देते हुए कहता है, सर आप दवाई ले लीजिए, अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। आहान जो कहते हैं, क्या? और फिर वो अपनी आंखों से यशवीर को घूरते हुए कहते हैं, हॉस्पिटल? इस वक्त मुझे श्रीजल के पास पहुंचना है। खबरदार जो मुझे कहीं और ले जाने के बारे में बात भी की तो। जब भी आहान की एंजाइटी बढ़ती थी, उन्हें काफ़ी ज़ोर से गुस्सा आता था और वो गुस्सा आहान खुद भी कंट्रोल नहीं कर सकते थे। और सामने कोई भी शख्स क्यों ना हो, जब आहान को गुस्सा आता था तो सामने वाले को उनके सामने दबना ही पड़ता था, वरना फिर वो चाहे कितना भी आहान का करीबी क्यों ना हो, वो मारा जा सकता था। यशवीर जो अपनी थूक को गटक लेता है, वहीं आहान को कुछ याद आता है और वो यशवीर से पूछते हैं, मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था। यशवीर जो अब समझ चुका था कि अब तो उसकी वॉट लगने वाली है और वो तुरंत ही आहान की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ सर। आहान जो कहते हैं, ईरा से कांटेक्ट करने के लिए कहा था मैंने, डेटा मिला? यशवीर जो कि अपने हाथ में लिए टैबलेट को देखता है और फिर कांपते हुए उस टैबलेट को आहान की तरफ देते हुए कहता है, सर वो वीडियो सेंड कर दिया उसने। आहान जो यशवीर की तरफ देखते हैं और एक बार उस टैबलेट की तरफ और फिर यशवीर से कहते हैं, अगर मैं नहीं मांगता तो तुम नहीं देते ना?
यशवीर जो कहता है, सर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी इसलिए मैंने सोचा। आहान जो कहते हैं, कुछ ज़्यादा ही सोचते हो तुम, कहीं ऐसा ना हो मेरा दिमाग ख़राब हो और तुम्हारा भेजा तुम्हारे शरीर से अलग कर दूँ मैं, सोचने के लायक नहीं बचोगे। यशवीर जो बस आहान की डांट सुन रहा था, वहीं आहान तुरंत ही उस टैबलेट को ओपन करते हैं और उसी वीडियो को देखना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे वो वीडियो देख रहे थे, आहान का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। इवन उनके वेन्स भी अब पूरी तरह से उभरने लगे थे। उनके फोरहेड पर शिकन साफ नजर आ रही थी और धीरे धीरे उनके शरीर में एंजाइटी लेवल भी बढ़ती जा रही थी। आहान जिसकी गुस्से की वजह से उनके शरीर में काफ़ी पसीना भी होना शुरू हो जाता है और वो जैसे ही आखिरी तक वीडियो को देखते हैं, उनसे और ज़्यादा रहा नहीं जाता और वो ज़ोर से उस टैबलेट को नीचे की तरफ पटकते हैं और तब तक उसे अपने पैरों से मारते हैं जब तक उसका स्क्रीन पूरी तरह से चकनाचूर नहीं हो गया था। यशवीर को पता था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है अब। आहान जो अपने फोरहेड को अपने दोनों हाथों से रब करते हैं और ड्राइवर से कहते हैं, क्या हम कल पहुंचेंगे? गाड़ी चला रहे हो या बैलगाड़ी? स्पीड नाम की कोई चीज़ होती है गाड़ी में, अगर नहीं चलाया जा रहा तो एक काम करो, उतरो, मैं चलाता हूँ। वो ड्राइवर जिसके हाथ पूरी तरह से कांपने लगे थे। यशवीर जो एक बार आहान को रियर व्यू मिरर से देखता है और फिर तुरंत ही सामने की तरफ देखते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगता है। उसे इस वक्त सबसे ज़्यादा डर तो पार्थिक के लिए लग रहा था और वो अपनी थूक गटकते हुए खुद से ही कहता है, पता नहीं इस वक्त पार्थिक क्या कर रहा होगा, कहीं चैन की नींद ना ले रहा हो, क्योंकि 2-3 दिन तक तो वो सोने लायक नहीं बचेगा। जिस हिसाब से सर का गुस्सा लग रहा है, बहुत पिटने वाला है तो पार्थिक। वहीं अब फाइनली आहान की डेस्टिनेशन आ जाती है, आहान के डैड का मेंशन। उनके लिए बॉडीगार्ड्स गाड़ी खोलते, लेकिन उससे पहले ही जल्दी में आहान गाड़ी के दरवाजे को ज़ोर से खोलते हैं, जिससे आ रहे कुछ बॉडीगार्ड्स जो कि उनकी गाड़ी को खोलने के लिए आ रहे थे, वो धड़ाम से पीछे की तरफ गिर जाते हैं। मगर आहान को इस वक्त कुछ भी नहीं दिख रहा था, वो काफ़ी जल्दी में अंदर की तरफ जा रहे थे। यशवीर भी दौड़ते दौड़ते उनके पीछे आ रहा था। उन्हें डर था कि कहीं वो पार्थिव को कुछ ज़्यादा ही तकलीफ न पहुंचा दें। यशवीर जो उनके साथ अपनी स्पीड को मैच कराने के लिए ऑलमोस्ट दौड़ रहा था, क्योंकि आहान की स्पीड इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। लेकिन यशवीर एकदम से शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि पार्थिव का कमरा तो नीचे की तरफ है, लेकिन आहान तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यशवीर को समझने में देर नहीं लगती कि आहान इस वक्त सबसे पहले अपनी श्रीजल से मिलना चाहते हैं। आहान जो कि पूरे रफ्तार में अपने रूम की तरफ जाते हैं और झटके से अपने दरवाजे को खोल देते हैं, लेकिन उससे पहले ही ईरा उनके सामने आ जाता है। लेकिन जैसे वो देखता है कि आहान सर हैं, वो तुरंत ही अपना सिर झुका कर के पीछे भी हो जाता है। आहान इस वक्त ईरा को देखते भी नहीं और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोल करके अंदर की तरफ देखा था, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उनके सामने का नज़ारा उन्हें पूरी तरह से चौंका देता है। श्रीजल जिसने कमरे के ऑलमोस्ट लाइट्स को ऑफ कर रखा था और काफ़ी डिम कैंडल्स की लाइट ही सिर्फ पूरे कमरे को उजाला कर रही थी, और श्रीजल के बाल जो कि उसके कमर तक आते थे और वो काफ़ी खूबसूरत सिल्की और घुंघराले थे जो कि अब पूरी तरह से खुल भी चुके थे, और वो लगातार अपने बालों को लहराते हुए डांस किए जा रही थी। वो डांस कर रही थी या फिर ये उसके पागलपन को शो कर रहा था, आहान को समझ नहीं आता। श्रीजल के कदम भी लगातार लड़खड़ाए जा रहे थे, मगर तभी श्रीजल रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आहान जो कि दूर से उसे देखते हैं तो उनकी आंखें एकदम से श्रीजल पर जा कर के टिक जाती हैं और वो धीरे धीरे अपने कदम को श्रीजल की तरफ बढ़ाते हैं। वहीं श्रीजल जिसके कदम भी इतने ज़्यादा जख्मी हो गए थे कि उससे कई जगह पर खून भी आना शुरू हो गया था, मगर श्रीजल को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तब भी लगातार अपने हाथ और अपने पैर को थिरकाए जा रही थी। उसकी सांसें काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चल रही थी और उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था मानो वो कभी भी उसके अपने ही शरीर से बाहर निकल जाएगा। पूरे शरीर उसके पसीने से तार तार हो रखे थे। उसका अपना दुपट्टा भी उसके शरीर से अलग हो गया था और वहीं उसके कंधे पर उसके हल्के से सूट के फटे हुए निशान भी थे। आहान जो कि एक एक कदम धीरे धीरे करके श्रीजल की तरफ बढ़ाते हैं और जैसे ही वो श्रीजल के एकदम नज़दीक आए थे, श्रीजल जो घूमने वाली होती, लेकिन उससे पहले ही आहान अपने हाथों को श्रीजल की कमर पर जोर से बांध देते हैं और उसके ईयरलब को धीरे से अपने होठों से टच करते हुए उसके कान के पास आकर कहते हैं, बस अब और नहीं, बस करो श्रीजल। श्रीजल जैसे ये सुनते हैं ऐसा लगा था जैसे उसका दिल एकदम से रुक सा जाएगा।
आहान की आवाज़ सुन करके शेजल जो कि अपने पीछे अपने सिर को टिका देती है और ज़ोर ज़ोर से आहान के हाथ जो कि अभी उसके कमर पर बंधे हुए थे उसे पकड़ करके रोने लगती है। उसके पूरे बदन भीग चुके थे, जिसकी वजह से उसका पूरा कपड़ा जो कि उसके बदन पर काफ़ी अच्छे से चिपक रहा था। आहान जो कि अपने होंठ को उसके गर्दन के पास ले आते हैं और उसे धीरे धीरे अपनी तरफ घुमाने लगते हैं। शेजल जो कि झटके से आहान की तरफ घूम जाती है और आहान के कॉलर को पकड़ के उनके सीने के पास छुप करके ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। आहान भी उसकी पीठ की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हैं और ज़ोर से उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। वो धीरे धीरे उसके पीठ पर अपने हाथों से सहलाते हुए कहते हैं, बस बस शेजल, चुप हो जाओ, प्लीज़ चुप हो जाओ। मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा और आइंदा से प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। वहीं शेजल जो कि बेसुध होकर के आहान के कॉलर को पकड़ करके रोए जा रही थी। वो इस हद तक रो रही थी कि वो अपनी सांसें गिनना भी भूल चुकी थी और वो रोते रोते कहती है, आप मुझे छोड़कर फिर मत जाइएगा, कभी मत जाइएगा। वो लोग मेरे शरीर पर अपने हाथ। वो जैसे जैसे अपने शब्द को आगे कंप्लीट कर रही थी, आहान की आंखें जोर से बंद होती जा रही थी। शेजल जो आगे अपने कंधे की तरफ अपने चेहरे को मोड़ती है और आहान से कहती है, मेरे कपड़े भी फाड़ रहे थे, वो बहुत गलत तरीके से छू रहे थे मुझे गंदा कर रहे थे, मुझे बहुत डर लग रहा था। आहान जो कि उसकी बातों को सुन करके अपने फोरहेड को उसके फोरहेड की तरफ झुका करके उसके माथे पर आकर सटते हुए कहते हैं, बस मैं सब समझ गया, अब तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, शांत हो जाओ। लेकिन शेजल कहाँ शांत होने वाली थी। आज उसका दिल बुरी तरह से रो रहा था और आज वो खुद के इमोशन को छुपाना नहीं चाह रही थी। वो आगे रोते हुए कहती है, जो भी चाहता है मेरे साथ कुछ भी कर सकता है ना, मेरी जिंदगी का हकदार सब है, कोई भी मेरे साथ कुछ भी कर ले, मैं कुछ नहीं कर सकती। मगर शेजल आज आहान की कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं थी। आज उसे जी भर के रोना था और आहान भी उसके सिर को सहलाते हुए उसे चुप कराने की ज़्यादा देर कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक शेजल अच्छे से रो नहीं लेती उसे शांति नहीं मिलेगी। शेजल आके उनके कॉलर को पकड़ते हुए कहती है, आप होते तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता ना। आहान जो और ज़्यादा शेजल को इस तरह परेशान होता हुआ नहीं देख सकते थे। वो उसके गालों पर अपने दोनों हाथ को टिकाते हैं और अपने हाथों में उसके गाल को भर के उसे अपनी तरफ खींचते हैं और उसके होंठ पर धीरे से अपने होंठ को रखते हुए अपने होंठों से ही सहलाने लगते हैं। वही शेजल जो कि अब अपने बैलेंस को पूरी तरह से खो देती है और आहान की बाहों में वो पूरी तरह से टूट जाती है। उसके कदम अब बुरी तरह से उसका साथ छोड़ चुके थे, जिसकी वजह से आहान जो कि उसे अपनी बाहों में भर लेते हैं। शेजल जो उनके एक हाथ के सपोर्ट से थोड़ा झुकी हुई थी, आहान जो कि धीरे धीरे नीचे की तरफ बैठते हैं और अब थाई पर उसके बैक को हल्का सा टेक लगाते हैं और उसकी तरफ झुकते हुए उसके गाल से अपने गाल को सहला करके उसके कानों के पास आकर धीरे से कहते हैं, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता, तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता शेजल, और अगर ये करने की किसी ने हिम्मत भी की तो वो दिन उसका आखिरी दिन होगा, ट्रस्ट मी। और वहीं ये बोल करके वो उसके चेहरे की तरफ देखते हैं। शेजल जो अपनी आंखों को बंद कर चुकी थी और वहीं उसके आंसू जो कि अभी उसकी आंखों के कोने से लगातार नीचे की तरफ गिर रहे थे। शेजल का सिर जो इस वक्त आहान के थाई पर था और आहान ने अभी भी उसके कमर पर अपने हाथ को अच्छे से लपेट रखा था और एक हाथ से वो लगातार शेजल के बाल को सहलाए जा रहे थे। वो तुरंत ही शेजल को अपनी गोद में उठाते हैं और उसे ले आकर के बेड पर धीरे से लिटा देते हैं। शेजल की आंखें भी अब पूरी तरह से भारी हो रही थीं। वो लगभग 5 से 5.5 घंटे तक लगातार डांस कर रही थी। आहान जो कि उसके सर पर धीरे धीरे अपने हाथों को सहलाते हुए उसके ठीक बगल में रखे साइड टेबल पर पानी को अपने हाथ में लेते हैं और ग्लास में भरते हुए उसे शेजल की तरफ बढ़ा देते हैं। शेजल जो अपने सिर को नाम हिलाते हुए कहते हैं, मुझे इस वक्त पानी नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। और फिर वो आहान के हाथ को पकड़ लेती है। आहान की नज़र शेजल के चेहरे से हट करके उसके पैरों की तरफ जाती है और जैसे ही वो उसके पैरों की तरफ देखे थे,
आहान तुरंत ही अपने हाथ को शेजल के हाथ से छुड़ाते हैं और उसके पैर को जख्मी देखकर शेजल पर थोड़ा नाराज होते हुए कहते हैं, अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो तुम्हारे पैरों से खून आ रहे हैं शेजल। वो तुरंत ही दौड़कर फर्स्ट एड बॉक्स ले आते हैं और धीरे धीरे उसके जख्म को अपने हाथों से साफ करने लगते हैं। वहीं शेजल जो कि धीरे धीरे उठने की कोशिश करती है और बेड के सिरहाने से धीरे से टेक लगा लेती है। आहान जिसने इस वक्त शेजल के पैरों को अपने हाथों में ले रखा था और वो फूंक फूंक करके उसके सारे चोटों को पहले साफ करते हैं और उस पर मरहम लगा करके उसे अच्छे से बैंडेज लगा देते हैं और शेजल के दोनों आंखों को एक एक करके चूमते हुए कहते हैं, जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया है उसके साथ गलत होने की शुरुआत अभी से होने जा रही है, मेरे साथ चलो। और ये बोल करके वो उसे फिर से अपने गोद में उठा लेते हैं। वैसे तो वो शेजल को रूम में ही छोड़कर जा सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि शेजल को इस वक्त आहान की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और वो भी शेजल से दूर नहीं रहना चाह रहे थे, जिसकी वजह से वो खुद शेजल को हॉल एरिया में लेकर आते हैं और उसे वहीं सोफ़ा पर लेटा देते हैं। अब जाकर के आहान का सॉफ्ट ऑरा उनके शरीर से गायब हो चुका था और उनका माइंड जो कि अब पूरी तरह से अपनी मेन जगह पर कंसंट्रेट कर चुका था कि आहान को सबसे पहले किसके साथ कैसी ट्रीटमेंट करनी है। आहान तुरंत ही अपने शर्ट के स्लीव्स को थोड़ा और ऊपर चढ़ाते हैं और फिर अपने पूरे स्पीड में पार्थिव के रूम की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन उससे पहले ही उन्हें कुछ याद आता है। यशवीर भी अभी हॉल एरिया में ही खड़ा था क्योंकि वो शेजल के रूम में तो जा नहीं सकता था। वो यशवीर को देखकर तुरंत ही उसे ऑर्डर देते हुए कहते हैं, सुबह के टाइम अक्सर डैड वॉकिंग के लिए जाते हैं, उन्हें वॉक पर लेकर जाओ और हाँ, यहाँ से काफ़ी दूर लेकर जाना, लगभग 2 घंटे तक अपने साथ ही रखना उन्हें। शेजल को मामला कुछ समझ नहीं आ रहा था। जहाँ रिया और लिली अभी अपने रूम में जा चुकी थीं, वो सिर्फ अपने रूम में लेटी हुई थी, मगर उन्हें भी अच्छे से पता था कि जब आहान सर को उनकी सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो उनका क्या हश्र होगा। और वो दोनों के दोनों इसी बारे में गॉसिप किए जा रहे थे। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि आहान सर ऑलरेडी मेंशन के अंदर आ चुके हैं। यशवीर आहान की बातों को तुरंत ही सुन करके डैड धर्म जी को वॉक के लिए पहले उठाता है और फिर अपने साथ ही उन्हें बाहर लेते जाता है, लेकिन धर्म जी जैसे ही आहान को देखते हैं वो आहान की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, बेटा आप यहाँ, वो भी इतनी सुबह सुबह, आप तो आज शाम आने वाले थे। आज अपने सिर को हाँ मिलाते कहते हैं, कुछ इमरजेंसी आ गई थी डैड। धर्म जी जो कहते हैं, कैसी इमरजेंसी, क्या सब ठीक तो है ना। आज जो कहते हैं, हाँ डैड सब ठीक है, वो कंपनी से रिलेटेड कुछ काम था मुझे इस वजह से, और सिंगापुर में जितने भी काम होने थे मैंने उसे पहले निपटा लिया है। पहले वॉक पर वापस आएंगे तो मिलूंगा मैं आपको, आराम से बात करते हैं फिर। धर्म जी जो अपने सिर को हाँ मिलाते कहते हैं, ठीक है बेटा हम आते हैं। और फिर वहीं वो यशवीर के साथ बाहर टहलने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही धर्म जी और यशवीर ने बाहर की तरफ अपने कदम को रखा था, आहान फिर से पार्थिव के रूम की तरफ काफ़ी रफ्तार से जाते हैं और ज़ोर से उसके दरवाजे पर मारते हैं। पार्थिव को भी कहाँ आज रात चैन की नींद आने वाली थी। जो भी शेजल के साथ हुआ था उसके लिए वो लगातार गिल्टी महसूस कर रहा था। अभी तक तो उसने शेजल से माफ़ी भी नहीं मांगी थी, मगर इस वक्त उसके दिमाग में आहान का खौफ नहीं था, बल्कि शेजल की तकलीफ देख करके उसके दिल में बहुत सारी गिल्टी थी और वो बस अपने दिमाग में यही सोच रहा था कि उसे किस तरह से शेजल को कल सुबह हैंडल करना है। जैसे ही दरवाज़ा किसी ने खटखटाया था, एकदम से पार्थिव घबराते हुए अपने बेड पर बैठता है और बाहर की तरफ देखने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि इतने सुबह सुबह आखिर कौन उसके दरवाजे पर इस तरह से पीट रहा है। लेकिन फिर उसे लगता है कि ज़रूर घर का ही कोई सदस्य हो सकता है, जिसकी वजह से वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वो एकदम से पीछे की तरफ धड़ाम से गिरता है, क्योंकि हाँ ने ज़ोर से एक लात मार करके दरवाजे को पहले ही खोल दिया था। वो जैसे ही पीछे की तरफ गिरता है वो समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही डेंजरस भाई हैं, जो कि इस वक्त किसी डेविल से कम नहीं लग रहे थे। आहान जो कि पहले उसके बाल को पकड़ते हैं और ज़बरदस्ती उसे अपने साथ हॉल एरिया में ले आने लगते हैं। पार्थिव जो कि चिल्लाते हुए कहता है, भाई प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। मगर आहान इस वक्त कुछ भी सुनने सुनाने के मूड में नहीं थे। इस वक्त तो सिर्फ उन्हें उस हर इंसान को सजा देना था जो शेजल के इस हालत का जिम्मेदार था, और शुरुआत वो पार्थिव से ही करते हैं। पार्थिव जो तुरंत ही जा करके आहान के सामने अपने घुटने पर टेक लगाते हुए उनके सामने अपना हाथ जोड़ते हुए कहता है,
भाई मैं एक बार बात तो कर लूँ प्लीज़, सच में भाई, मैं जानबूझ करके ये सब। लेकिन तब तक आहान जो कि अपने बेल्ट को खोलने लगते हैं और जैसे पार्थी की नज़र आहान के हाथों पर जाती है वो एकदम से घबराने लगता है और पीछे की तरफ भागने लगता है। शेजल भी एकदम से चिहुक कर उठ गई थी जब उसने पार्थी की आवाज़ सुनी थी। वहीं आहान जो कि पहले तो उसके कान को जोर से अपनी तरफ पकड़ करके खींचते हैं और उसकी गाल पर एक जोर का थप्पड़ मार देते हैं, जिससे वो जा करके टेबल से टकरा जाता है और उसके सिर से थोड़ा खून भी बहने लगता है। पार्थिक जो लगातार चिल्ला चिल्ला कर रोए जा रहा था क्योंकि उसे आहान के इस औरत से बहुत ही ज़्यादा डर लगता था और उसके इतने तेज तेज चिल्लाने की वजह से सारे स्टाफ भी बाहर आ जाते हैं, जिसमें रिया और लिली भी थी। और जैसे ही रिया और लिली ने आहान को इस वक्त देखा था दोनों की हड़हड़ी कांप गई थी। उसके इस वक्त रिया और लिली के पैर इतने बुरी तरह से कांप रहे थे जैसे कि उन लोगों को अपनी मौत सामने नजर आ रही हो। वहीं आहान के बॉडीगार्ड्स भी बाहर से अंदर की तरफ झांकने लगे थे और सब के सब आहान के इस रूप को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबराने भी लगे थे। वहीं आहान जो कि अपने बेल्ट को अपने हाथ में फोल्ड करते हैं और पार्थी को जबरदस्ती उसकी गर्दन पकड़कर उठाते हुए कहते हैं, हिम्मत कैसे की मेरी बीवी को बिना मेरे परमिशन के अपने साथ ले जाने की, वो भी क्लब में। और ये बोल करके वो एक थप्पड़ फिर से उसके गाल पर जड़ देते हैं और फिर अपने बेल्ट से उसके पीठ पर जोर से मारते हैं। लेकिन तभी इतने में ही शेजल दौड़कर अपने जख्मी कदमों से ही वहां पर आ जाती है। तो इस तरह से पार्थी को मार खाता देख करके एकदम से घबराना शुरू कर देती है। वो अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से रब करते हुए आहान को ही देखे जा रही थी। आहान जो कि फिर से अपने भाई को उसके बाल पकड़कर खड़ा करते हैं और जोर से उसे एक थप्पड़ और मार देते हैं, जिससे पार्थी फिर से जाकर के जमीन पर गिरता है और इस बार वो शेजल के कदमों के पास आकर गिर गया था। वो जैसे ही किसी को अपने ठीक सामने पाता है और वो अपने चेहरे को उठाकर देखता है तो ये कोई और नहीं शेजल थी। वो तुरंत ही शेजल का हाथ पकड़ते हुए कहता है, भाभी प्लीज बचा लो भाभी। शेजल इस तरह से पार्थी को देखकर थोड़ा डर सी जाती है और वो पूरी तरह पार्थी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, अब परेशान मत होइए मैं। लेकिन तभी आहान उसे ऑर्डर देते हुए कहते हैं, इससे दूर रहो शेजल, आज ये नहीं बचने वाला। मेरी बीवी की ये हालत सबसे पहले तो इसी की वजह से हुई है। जब जिम्मेदारी ले नहीं सकता तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को उठाने की कोशिश क्यों की इसने। और ये बोलकर आहान फिर से आगे बढ़ते हैं और अपने बेल्ट को उठाने वाले होते हैं और जैसे ही वो बेल्ट इस वक्त पार्थी के पीठ पर पड़ता शेजल उनके ठीक सामने आ जाती है। और जैसे ही शेजल उनके सामने आई थी आहान झटके से अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं, वरना वो बेल्ट तुरंत ही शेजल की पीठ पर जाकर लग जाती। अचानक से शेजल के सामने आने की वजह से पार्थी को थोड़ी हिम्मत मिलती है और उसके जान में थोड़ी जान आती है, वरना उसे तो लगा था कि शायद आज वो मरने ही वाला है। आहान जो शेजल को कहते हैं, तुम बीच में मत आओ। शेजल जो तुरंत ही आहान की तरफ घूम जाती है और वहीं पार्थी जो कि शेजल के पीछे आकर के छुप गया था, वो किसी छोटे बच्चे की तरह शेजल को पकड़ा हुआ था, लेकिन अभी भी उसके कदमों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खड़ा हो सके। शेजल जो अपनी नम आंखों से आहान की तरफ देखती है और अपने हाथ को जोड़ते हुए कहती है, नहीं उसे मत मारिए प्लीज, वो तो बस मेरी मदद कर रहा था, मुझे घुमाने की कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं। आहान तो शेजल को थोड़ा साइड करने की कोशिश करते हुए पार्थी की तरफ देखते हुए कहते हैं, अगर उसे घूमना था तो वो जाकर के घूमता ना, तुम्हें घुमाने के लिए मैं हूँ, तुम्हारा हस्बैंड जिंदा है, उसे इतना दयावान बनने की क्या जरूरत थी। और अगर इतना ही भाभी के ऊपर प्यार आ रहा था तो कम से कम उसका ख्याल भी तो रखना चाहिए था ना। आने वाले टाइम में अपनी बीवी के साथ भी इसी तरह से लापरवाही करेगा ये। अगर उसकी जान पर आकर के बन गई तो फिर कैसे दिखाएगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये। 20 साल का होने के बावजूद भी इतना गैर जिम्मेदारी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये बोल करके वो शेजल से कहते हैं, तुम साइड हो जाओ शेजल, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। शेजल जब अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहती है, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, आप प्लीज मेरे साथ शांति से क्यों नहीं रह रहे, मुझे आपकी ज़रूरत है। और अगर आप भी ऐसे करेंगे तो मुझे आपसे भी डर लगने लगेगा। ईरा ने भी बिल्कुल वैसे ही किया था और अब जब भी वो मेरे सामने आ रहा है तो मुझे उससे घबराहट महसूस हो रही है। आप क्या चाहते हैं, मैं आपसे भी डरना शुरू कर दूं? अगर आप सच में मुझे डराना चाहते हैं तो मार लीजिए इसे। और ये बोल करके वो साइड हो जाते हैं। शेजल की बात सुन करके आहान के भी हाथ एकदम से रुक गए थे। वहीं पार्थी भी डरते डरते अपने चेहरे को नीचे ही झुकाया हुआ था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आहान को इस वक्त फेस भी कर सके।
आहान भी ठीक पार्थिक के सामने आकर के अपने पैरों की बदौलत बैठ गए थे और उसके बाल को पकड़ करके उसके चेहरे को अपने ठीक सामने लाते हुए कहते हैं, आइंदा से श्रीजल से दूर ही रहना। तुम्हारी वजह से उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती थी। उसके साथ क्या हो सकता था तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम्हारी छोटी सी लापरवाही मेरी बीवी को मुझसे दूर कर सकती थी और तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है कि श्रीजल मेरे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये बोलते बोलते उनकी आवाज़ भारी होने लगी थी, जैसे वो खुद भी कितना ज़्यादा इमोशनल हो गए हों। आज तक उन्होंने कभी भी पार्थिक पर हाथ नहीं उठाया था। वो सिर्फ उसे थोड़ा बहुत डांटा ही करते थे, जिसकी वजह से पार्थिक भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो रोते हुए ही कहता है, मैं ध्यान रखूँगा भाई। मैं कभी भी भाभी को कहीं लेकर नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ उन्हें घुमाना चाह रहा था और कुछ नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, सॉरी। आहान जो कि पार्थिक को अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे, वैसे भी आहान ने ही पार्थिक को प्यार से पाला था, क्योंकि उनके डैड तो हमेशा बिजी ही रहा करते थे। और जब आहान ने बिजी रहना शुरू किया तो उनके डैड पार्थिक को संभालते थे। पार्थिक पर कभी भी कोई जिम्मेदारी नहीं आई थी। इसी वजह से वो 20 साल के होने के बावजूद भी अभी काफ़ी ज़्यादा बच्चा था। आहान के 4-5 थप्पड़ लगने से ही उसके गाल पूरी तरह से सूज चुके थे। उसकी आंखों के पास भी काफ़ी ज़्यादा लालिमा आ गया था। आहान जो उसे घूरते हुए देखते हैं और पहले वो खुद खड़े होते हैं और उससे कहते हैं, निकलो यहाँ से, अब शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। और फिर वो बाकी स्टाफ की तरफ देखते हैं। वहीं रिया और लिली जो कि अपने चेहरे को नीचे की हुई थी और वो लगातार बाकी के स्टाफ के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। आहान जो उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं और उन्होंने अपने हाथ को अपनी पॉकेट के अंदर डाल लिया था। वो जानते थे कि उनका हाथ इस वक्त उनके कंट्रोल में नहीं रहेगा, जिसकी वजह से वो थोड़ा दूर पे ही लिली और रिया से कहते, अगर अपनी ज़िंदगी सही सलामत चाहती हो तो तुरंत निकलो यहाँ से। दोनों की दोनों मुझे दिखाई नहीं देनी चाहिए अगले 2 घंटे में। यू बोथ आर फायर्ड। आहान ने काफ़ी गुस्से में बोला था। रिया और लिली जो कि यहाँ से कुछ कह भी नहीं सकती थी, जिसकी वजह से वो तुरंत ही वहाँ से जाती हैं और अपने कपड़े को चेंज करके अपने सारे सामान को लेकर वहाँ से बाहर निकलने लगती हैं। लेकिन श्रीजल ये नहीं चाहती थी। लेकिन अब आहान के गुस्से के आगे वो ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती थी। वहीं आहान जो कि बाकी के स्टाफ को देखते हुए कहते हैं, नो गेट लॉस्ट। और फिर वो श्रीजल की तरफ घूम जाते हैं। आहान जो कि श्रीजल को प्यार से अपनी गोद में उठाते हैं और सीढ़ियों से चढ़ते हुए उसे अपने रूम में लेकर जाते हैं। श्रीजल को वो आराम से बेड पर लेटाते हुए कहते हैं, अब तुम सो जा, मुझे पता है तुम रात भर सो नहीं पाई होगी। श्रीजल जी कहती है, नींद नहीं आएगी मुझे। आहान जो उसके ठीक बगल में आकर के बैठ जाते हैं और वहीं उसके सिर को सहलाते हुए कहते हैं, मैं हूँ ना, मैं सुलाने की कोशिश करता हूँ तुम्हें। श्रीजल जी कहती है, आपकी भी तो आंखें चढ़ी लग रही हैं, ऐसा लग रहा है ठीक से सो ही नहीं है, लगातार काम कर रहे थे ना। आहान जो से कहते हैं, हाँ तो तुम्हारे पास जल्दी आना था, इसलिए तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रहा था। श्रीजल जी कहती है, तो फिर तो आपको भी ज़रूरत है नींद की, आप भी सो जाइए। आप कहें तो ब्लैक कॉफ़ी। आहान जो कहते हैं, चुप एकदम, इस वक्त मुझे ब्लैक कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं है, तुम बस शांति से आराम करो और अपने चेहरे पर सुकून रखो। तुम्हारे चेहरे पर आंसू देखे नहीं जाते मुझे। और ये बोल करके वो श्रीजल की तरफ थोड़ा झुकते हैं और उसके फोरहेड पर अपने होंठ को टिकाते हुए उसे धीरे से किस कर लेते हैं। श्रीजल जो कि अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, तो छोड़कर मत जाया करिए मुझे। हाँ, जो उसके गाल के पास आकर धीरे से कहते हैं, नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। आइए जानते हैं आगे आहान अब तृप्ति का क्या हाल करने वाले हैं, और क्या सच में सिर्फ वो तृप्ति ही थी जिसने श्रीजल की हालत करवाने की कोशिश की थी, या फिर तृप्ति के साथ कोई और भी इस प्लान में शामिल था। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होगा, और सुनते रहिए सोल टू डेविल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।